हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसी ऑफिशियल स्टोरीज। आज हम देखेंगे रिबर्थ ऑफ वाइफी काचा 61। वाइफी यू आर वेरी टेस्टी स्पेशली। वह दूसरी तरफ हर्ष को पता चल चुका था अमायरा एक माफिया है। ये सब उसे किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर मल्होत्रा ने बताया था, ताकि वह अमायरा को तंज से अलग कर सके। हर्ष और मिस्टर मल्होत्रा इस वक्त एक बार में बैठे हुए थे। हर्ष इस वक्त बहुत गुस्से में था। हर्ष गुस्से में बोला, अंडस्को इतना बड़ा धोखा किया। अमायरा तंज को मारना चाहती है या इस शादी के पीछे उसका कोई मकसद है? मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुराए। उन्होंने अपने वाइन के ग्लास को धीरे धीरे हिलाते हुए कहा, अंडस्को वह तो मुझे नहीं पता। बस मैं नहीं चाहता मेरी पेंथर तुम्हारे भाई के साथ रहे। पेंथर को हल्के में मत लेना। वो दिखने में भोली है, इनफैक्ट लोगों के सामने अपनी भोली इमेज रखना उसका शौक है। पर वो वक्त आने पर शरीर पर नहीं सीधा रूह पर वार करती है। इसलिए उसके खिलाफ कुछ भी करने से पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना, फिजिकल नहीं। मिस्टर मल्होत्रा ने इतना कहा और खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए अपने लोगों के साथ वहां से चले गए। हर्ष गुस्से में अभी था और परेशान भी। वो एक जोरदार मुक्का टेबल पर मारते हुए बोला, अंडस्को मैंने जिसे अपनी बहन समझा वह धोखेबाज निकली। पर अब वक्त आ गया है कि उसे उसकी असली जगह दिखाई जाए। कहते ही वह अपनी जगह से उठा और बाहर जाने लगा। पर अचानक जय उसके सामने आ गया। जय को देखते ही हर्ष का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो उसे इग्नोर करके जाता, उससे पहले ही जय हर्ष की पीठ को देखते हुए बोला, अंडस्को आप कहाँ जा रहे हैं? अमायरा को पकड़ने। हर्ष रुक गया। उसने पलटकर जय से सवाल किया, अंडस्को क्या तुम्हें भी सब पता था? जय हल्का सा मुस्कुराया और फिर हंसते हुए बोला, अंडस्को वो बड़े भैया क्या है ना, अब आप ही शकी भोलेनाथ है। क्योंकि प्लानिंग प्लोटिंग करना तो आप सबको भी बहुत अच्छे से आता है। तभी तो तंश ने ये सबसे से यह छुपाया कि किया आंटी के बेटे की मौत माफिया के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि एक आर्मी ऑफिसर ने ही तंश पर गोली चलाई थी। और उसे बचाने के लिए किया आंटी का बेटा आ गया था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो इंसान मरा ही नहीं आप लोग उसे दुनिया के सामने मरा हुआ क्यों साबित करने पर लगे हुए हैं? जय जैसे जैसे बोल रहा था, हर्ष के एक्सप्रेशन खराब हो रहे थे। हर्ष बहुत ही खतरनाक तरीके से पूछता है, अंडस्को तुम्हें ये सब कैसे पता? और ये क्या बकवास कर रहे हो? जय भी उसी लहजे में बोला, अंडस्को मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैंने उस दिन स्टडी रूम में आपकी, तनिष्क और मिस्टर जिंदल की बातें सुनी थी। आप तीनों मिले हुए हैं। हर्ष उसे उंगली दिखाकर बोला, अंडस्को तुम इन सब मैटर से दूर रहो और अपना मुंह बंद रखना। जय हंसकर बोला, अंडस्को क्या आपको डर है कि तंश को सब पता चल जाएगा? पर शायद उसे सब पता हो। हर्ष अपनी गन निकालकर जय के ऊपर पॉइंट करता है। पर जय डरा नहीं। उसने हर्ष की आंखों में आंखें डालकर कहा, अंडस्को आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मुझ पर गोली चल सके। और तंश के रहते तो आप अमायरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मैंने तंश को सब बता दिया है। ऐसे ही दोपहर से शाम के 6 बजे बज गए। शिप पर अमायरा का फोन रखा था, जो लगातार बज रहा था। वही तंश और अमायरा समुद्र के पानी में थे। अमायरा ने तंश को पकड़ा था। दोनों एक बार डुबकी लगाते हैं और फिर ऊपर आ गए। अमायरा अपने चेहरे पर से पानी पोंछते हुए एक लंबी सांस लेकर बोली, अंडस्को अब हमें शिप पर चलना चाहिए। तुम्हारे लिए इतने वक्त तक पानी में रहना सही नहीं है। तंश अमायरा की कमर को पकड़कर उसके होठों पर किस करके नर्म आवाज में बोला, अंडस्को अगर मैं डूब जाऊंगा तो तुम मुझे बचा लेना। अमायरा उसके सीने पर मारकर परेशान होकर बोली, अंडस्को अब बच्चे बनकर पानी से खेलना बंद करो। तुम्हारी लाल आंखों को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम अब पानी से कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहे हो। चलो चुपचाप। पर तंश उसके कमर को कसके के पकड़कर उसे फ्रांच किस करने लगा। उसके ठंडे होठ अमायरा के नर्म होठों को दबा रहे थे। 20 मिनट तक किस करने के बाद तंश अमायरा के बॉडी के घूरते हुए नोटी स्माइल के साथ बोला, अंडस्को यू आर वेरी टेस्टी स्पेशली दिस। कहते हुए वो अमायरा के चेहरे से गर्दन के नीचे की तरफ अपनी नजरें ले जाते हुए वो अपने होठों को चबा रहा था। अमायरा का चेहरा लाल हो गया। वो तंश को खुद से दूर करने वाली थी कि तंश अचानक ही अपना पूरा भार उसके ऊपर डालते हुए कमजोर आवाज में बोला, अंडस्को मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे संभालो वरना डूब जाऊंगा। अमायरा का बैलेंस बिगड़ा, मगर वो दोनों को संभाल लेती है। उसे शक नहीं हुआ कि तंश नाटक कर रहा, क्योंकि तंश को पानी से प्रॉब्लम थी। दोनों ही शिप पर आ जाते हैं। अमायरा ने स्विमिंग सूट पहना था और तंश ने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट्स। ज्यादा देर पानी में रहने के कारण तंश का सिर भारी हो रहा था, क्योंकि उसका पानी का डर अभी गायब नहीं हुआ था। तंश सोफे पर बैठ गया।
अमायरा टॉवल को उठाकर तंश के बालों को साफ करती है और तंश उसके सीने पर अपने सर को रख लेता है। उसकी आंखें बंद थी और अमायरा उसके बालों को साफ कर रही थी। तंश की नजर अचानक ही अमायरा के फोन पर गई, जिसकी लाइट जल रही थी और उसमें लगभग 70 मिस्ड कॉल शो हो रहे थे। अमायरा तंश के बालों को पोंछने के बाद अपने बालों को साफ करने लगी। तभी तंश अपने सर को दबाते हुए उसके कंधे पर सिर रखकर धीमी आवाज में बोला, अंडरस्को, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई चाहिए। अमायरा परेशान हो गई, फिर उसे डांटते हुए बोली, अंडरस्को, इसलिए मना किया था ज्यादा वक्त पानी में मत रहो, लेकिन तुम किसी की सुनते कहाँ हो। उसे डांटते हुए अमायरा अंदर रूम में जाकर दवा ढूंढने लगी। उसके जाते ही तंश ने देखा दोबारा फोन बज रहा था। उसने कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से केवल परेशान होकर बोला, अंडरस्को, अमायरा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिस्टर मल्होत्रा ने तुम्हारी माफिया होने की बात हर्ष को बता दी। वो तुम्हें कैसे भी करके तंश से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है तंश के आने से तुम माफिया वर्ल्ड पर ध्यान नहीं दे रही हो। उन्होंने अपने असली बेटे को बुलाया है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। मुझे लगता है वह अब उसे माफिया बनाने वाले हैं, इसलिए 2 दिन बाद तुम्हें यहाँ आना होगा। हम इतने वक्त से शांत है, इसलिए ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ की सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। तुम 2 दिन बाद आना, भूलना मत। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देता है। तंश फोन को घूरते हुए उसे वहीं पर रख देता है जहां पर रखा था। उसने केवल के सभी कॉल्स हिस्ट्री को डिलीट कर दिया था। अमायरा दवा लेकर आए और तंश को पानी देती है। तंश उसकी कमर को फिर से गले लगाते हुए एक जिद्दी बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, अब नहीं खाना मुझे। अमायरा हैरानी से बोली, अंडरस्को, तुम बहुत ही अजीब प्राणी हो। मुझे सासू माँ से पूछना पड़ेगा, तुम्हें पैदा करते वक्त उन्होंने क्या खाया था। ये सुनकर तंश उसे बुरी तरीके से घूरने लगता है। फिर उसे वार्निंग देते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुम चाहती हो आज की रात भी काफी दर्दनाक हो। अमायरा धीरे से मुस्कुराई। इस बार वह रूम से अपने साथ हथकड़ी लाई थी, जिससे कल रात तंश ने उसके हाथ बांधे थे। उसने उस हथकड़ी को लिया और प्यार से तंश के हाथ को बांधकर उसे सोफे से बांध दिया। फिर आराम से दूसरे सोफे पर बैठकर अपने फोन को चलते हुए बोली, अंडरस्को, मेरा सिर्फ नाम पेंथर नहीं है, मुझे पेंथर बनना भी बहुत अच्छे से आता है। खासकर तुम्हारे जैसे शेर को कैसे कंट्रोल करना है। तंश तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को, तो हथकड़ी से मुझे बांधकर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। और मैं तो सोच रहा था कि हम जल्दी ही हनीमून पर जाए, ताकि ससुर जी के गोद में एक छोटा सा। अमायरा को पता था कि आगे वह क्या बोलने वाला है, इसलिए वो उसे अपनी आंखें दिखाती है। ये देखकर तंश मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, तुम आजकल मुझे डराने की कोशिश करती हो, पर तुम भूल चुकी हो मैं कौन हूँ। वह धीरे धीरे अपनी हथकड़ी को खोलता है। तंश के सीने के पास एक रेड डॉट दिख रहा था। अमायरा की नजर जैसा ही उस पर है, उसकी आईब्रो ऊपर हो गई। अमायरा अपने फोन को फेंककर तंश के करीब भागी। अचानक गोली चली। कंटिन्यू। किसने चलाई गोली? क्या कोई तंश और अमायरा पर नजर रख रहा है? हर्ष क्या करेगा अब जय के साथ? क्या तंश को सब पहले से पता था, इसलिए वो जानबूझकर अमायरा के साथ समुद्र के बीच आया? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WATIP1HSQ761UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। 62 एंग्री तंश, अमायरा को गोली लगना। अमायरा ने जैसे ही तंश को उसकी जगह से हटाया, उसने एकदम से अपने होठों को आपस में दबा लिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द भरे एक्सप्रेशन नजर आए, मगर फिर वह एकदम से नॉर्मल हो जाती है। उसकी आंखें चिंता से भरी थी। वह तंश को देखते हुए पूछती है, अंडरस्को, तुम ठीक तो हो ना? तंश कोई जवाब नहीं देता। वह बहुत ही गौर से अमायरा को देख रहा था। उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक होने लगी। मगर तंश के गुस्से का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने अमायरा के कंधे पर खून के निशान देखे। अचानक तंश के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अमायरा को खोने से डरता था, पर उसने अपनी फीलिंग को दबा लिया। उसने अपने अंगूठी से उस जगह को छुआ तो अमायरा को हल्का सा दर्द हुआ, मगर उसने अपने होठों को दांतों से दबाया हुआ था, जिस कारण उसकी आवाज नहीं निकली। लेकिन उसे अभी भी केवल तंश की चिंता थी। वो सोच नहीं पा रही थी, अगर तंश को गोली लगती तो वो क्या करती। अमायरा ने जब तंश के गुस्से को महसूस किया तो वो अपने कंधे को देखती हैं। उसने उसके गुस्से को कम करते हुए बहुत ही आराम से जवाब दिया, अंडरस्को, इसे इग्नोर करो। ये बस छोटी सी चोट है,
मुझे दर्द नहीं हो रहा। इतना कहते ही अमायरा तंश के हाथ को पकड़कर आगे बोली, अंदर चलो। यहाँ पर हमारे अलावा जरूर कोई है। तंश बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वह आसपास अपनी नजरें घुमाते हुए देख रहा था। उसकी चील जैसी नजर हर जगह को बहुत ही अच्छे से स्कैन कर रही थी। तभी तंश को पानी में ही कुछ हलचल महसूस हुई, तो उसकी एक आईब्रो ऊपर हो गई। उसने टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट से एक चाकू निकाला और उसे सामने की तरफ पानी में फेंक दिया। वह चाकू हवा में उड़ते हुए लगभग 50 मीटर दूर जाकर पानी के अंदर घुस गई। ठीक 2 सेकंड के बाद एक आदमी चिल्लाते हुए पानी से निकला, आह! उस आदमी के हाथ में राइफल थी। उसने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था। अमायरा जल्दी से तंश को शिप के अंदर लेकर जाती है, क्योंकि इस वक्त तंश इतने गुस्से में था कि अमायरा को डर था वो उन लोगों को मारने के लिए जरूर पानी में कूद जाएगा। रूम में पहुंचते ही तंश ने अपने फोन में किसी को कुछ मैसेज किया। उसके बाद अमायरा को जबरदस्ती बेड पर बैठाकर उसके चोट पर पट्टी कर दी। अमायरा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तंश अब तक अपने कपड़े बदल चुका था। उसने शर्ट और पैंट पहन ली थी। उसने अमायरा को उसके कपड़े देते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव से कहा, इसे चेंज करो। फिर वो ड्रॉवर से अपनी गन निकालकर उसमें गोली चेक करने लगा। तंश ने देखा अमायरा अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी, तो उसने अपनी आईब्रो पर करके पूछा, तुम बदल क्यों नहीं रही हो अपने कपड़े? क्या तुम इस स्विमसूट में ही यहाँ से निकलने वाली हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे अलावा कोई तुम्हें इस तरीके से देखें। उसकी आवाज में उसकी पॉजिटिवनेस झलक रही थी, साथ ही साथ गुस्सा भी। अमायरा आराम से बेड पर बैठते हुए इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे कंधे पर गोली लगी है? तुम्ही ने तो कहा था ये बहुत गहरा घाव है, तो मैं अपने हाथों को हिला नहीं पा रही। मेरे कपड़े चेंज करो, वरना मैं नहीं चेंज करूंगी, वैसे भी तुमने तो सब देखा है। इतना कहते ही वो आलस भरी मुस्कुराहट के साथ तंश को देखती है। तंश अपनी दूसरी गन को निकालते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वाइफी यू आर नॉट ए चाइल्ड। अमायरा उसको उसी की भाषा में जवाब देते हुए बोली, पर मैंने सुना था कुछ देर पहले कोई मुझे लेक्चर दे रहा था कि मैं बच्ची हूँ, और बच्चे कोई भी काम अपने आप से नहीं करते। एक काम करो, मुझे यही अकेला छोड़ दो और तुम चले जाओ यहाँ से। वह मुंह फुलाते हुए बेड पर लेट गई। वही तंश अपने दांत पिसते हुए उसे गुस्से में देख रहा था, क्योंकि अमायरा इस सिचुएशन में भी जिद कर रही थी। तंश अपनी गन को बेड पर पटकते हुए उसके कपड़े को उठाकर बोला, जिसने भी तुम्हें माफिया बनाया है या तो वह बददिमाग है या फिर उसे अपने माफिया वर्ल्ड की चिंता नहीं है। वो अमायरा के स्विमसूट को निकालते ही अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसके अंदर का लस्टी मॉन्स्टर जाग रहा था। फिर वो जल्दी से उसके कपड़े चेंज कर देता है। ये तंश के लिए बहुत मुश्किल थी। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग धीरे धीरे पानी के अंदर आने लगते हैं, क्योंकि पानी के अंदर एक सबमरीन थी जिससे वह सभी लोग निकल रहे थे। उन्होंने पूरे सेफ्टी का ध्यान रखा था। एक के हाथ में बम था। वह बम में एक टाइमिंग फिक्स करता है, फिर अपने साथी को एक इशारा करता है, तो उसका साथी भी उसे थम्स अप का इशारा करता है। जिसके हाथ में बम था वह धीरे धीरे तैरते हुए तंश के शिप के पास पहुंचा। उसने नीचे साइड उस बॉम्ब को लगा दिया और मुस्कुराने लगा। बम लगाने के बाद वह शिप के दूसरे साइड जाता है। उसने एक और बम निकाला और उस शिप के दूसरे साइड लगा दिया। उसके बाद वह तैरते हुए वहां से दूर जाने लगा। उन सभी के जाने के बाद एक हेलीकॉप्टर हवा में घूमने लगा। वह तंश के शिप के ही आसपास चक्कर लगा रहा था। उसमें कई सारे लोग मौजूद थे जिनके हाथ में राइफल्स थी। उनका निशाना सिर्फ तंश का शिप था। एक आदमी ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर हाथ रखते हुए बहुत ही सीरियस आवाज में कहा, आप चिंता मत करिए, सिर्फ पेंथर ही जिंदा आएगी। वो लड़का हमसे नहीं बच सकता। चिंता मत करिए, पेंथर को पता नहीं चलेगा कि यह सब आपने करवाया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वह आदमी डेविल स्माइल करके बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आज तक मैंने अपने हर काम को बहुत ही अच्छे से अंजाम दिया है, इसलिए उस तंशवर्धन जिंदल को भी मैं बहुत ही आसानी से ठिकाने लगा दूंगा। उसने जैसे ही यह कहा एक गोली उसके माथे के बिल्कुल बीचों बीच लगी और वह आदमी निढाल सा समुद्र में गिर गया। उसके सभी साथी अलर्ट हो गए थे। शिप पर तंश बहुत ही सीरियस लग रहा था, पर अमायरा के खून को देखकर वह अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने अपनी शैतानियत भरी नजरों से हेलीकॉप्टर पर देखा, फिर अपने दोनों हाथ में पकड़ी बंदूक को ऊपर कर फायरिंग कर दी। उसका हर एक निशाना बहुत ही सटीक था, क्योंकि वह कम उम्र से ही आर्मी में था, इसलिए उसे सब आता था।
अमायरा ने ब्लैक कलर की पैंट और ब्लैक टॉप पहन लिया था। वो घूर के उस हेलीकॉप्टर को देख रही थी। अचानक ही हेलीकॉप्टर पर मौजूद एक आदमी की नजर अमायरा की नजरों से मिली। तो अमायरा उसे एक वार्निंग देती है। उसने वही टेबल पर रख टिश्यू पेपर को उठाया और पेन उठाकर उसमें कुछ लिखकर वही रखे चाकू से उच्च टिश्यू पेपर को अच्छे से बांध दिया। उसने तंज की पीठ को देखा, फिर उस चाकू को उस हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया। उस हेलीकॉप्टर पर मौजूद एक आदमी ने जल्दी से उस चाकू को उठाकर उसमें लगे टिश्यू पेपर को खोलकर देखा। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर उसके माथे पर पसीना आने लगा। वो एकदम से पायलट से बोला, अंडरस्को, यहाँ से निकालो जल्दी। पेंथर को सब पता चल चुका है, हम कौन हैं। अगर उसने केवल को कांटेक्ट कर लिया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। ये सुनकर उस पायलट के माथे से भी पसीना निकलने लगा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर को दूसरी दिशा में मोड़ और निकल गया। तंज घूर के अमायरा को देखकर बोला, अंडरस्को, व्हाट। अमायरा तंज के गले में अपनी बाहें डालकर उसके होठों पर हल्का सा किस करते हुए बोली, अंडरस्को, बच्चे, उन पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो सब तुम्हारे मुंह बोले ससुराल वाले हैं, तो उन्हें बाद में जाकर हैंडल करना। तंज हैरानी से बोला, अंडरस्को, मुंह बोले ससुराल वाले, इंटरेस्टिंग, फिर तो उनसे जरूर मिलना पड़ेगा। इतना कहते ही वह अपने गन को अमायरा की तरफ करके गोली चल देता है। अमायरा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। गोली उसके किनारे से निकलते हुए सीधा पानी में गई, जहां पर एक आदमी हल्का हल्का नजर आ रहा था। गोली सीधा उसके माथे पर लगी थी। अब उस जगह पर केवल खून ही खून दिख रहा था। अमायरा ने एकदम से तंज के हाथ से एक गन ले ली, तो तंज उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही अमायरा उसे एक फ्लाइंग किस देकर बोली, अंडरस्को, डियर हस्बैंड, अब थोड़ा मुझे भी एक्शन मोड में आने दो। वैसे हम हनीमून पर कहाँ जाने वाले हैं और कब जाएंगे। इतना कहते हुए वह गन को लोड करती है और रेलिंग के पास खड़ी हो गई। तंज उसे पीछे से गले लगाकर बोला, अंडरस्को, जहाँ तुम चलोगी हम वही जाएंगे। अमायरा निशाना लगाते हुए सीधा पानी में गोली चला देती है। तभी वहां पर खून ही खून नजर आने लगा। वहीं दूसरी तरफ हर्ष पूरी फोर्स तैयार करके अमायरा और तंज को ढूंढ रहा था। वो सभी उनके लोकेशन का पता लगा लेते हैं। हर्ष इस वक्त तंज के शिप की बेहद करीब था। उसने अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, अंडरस्को, वहां पर कई सारे लोग मौजूद है। याद रखना, उन सब में से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। मुझे तंज और अमायरा दोनों ही जिंदा चाहिए। और पता करो किसने यहाँ पर हमला किया है। वो सभी आर्मी ऑफिसर्स अपने सर हाँ में हिला देते हैं। कुछ कंप्यूटर में तेजी से अपनी उंगलियां चला रहे थे और कुछ दूरबीन से आसपास नजर रख रहे थे। हर्ष सिगरेट के कश लेते हुए खुद से बोला, अंडरस्को, इस जगह के बारे में मुझे पता लगाने में इतना समय लग गया, तो वह कौन हो सकता है जिसने तंज को मारने के लिए यहाँ पर लोगों को भेज दिया। कहते ही वह गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अंधेरे में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मास्क था और सर पर एक टोपी। उसने लंबा कोट पहना हुआ था। उसके सामने बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा था, जिसमें समुद्र का वही नजारा था जहां पर तंज था। वह आदमी अपने हाथ को अपने किंग साइज चेयर पर टैप करते हुए हंस कर बोला, अंडरस्को, अब कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाएंगे। इतना कहकर वह हंसने लगा। तभी उसके बगल में जो फोन रखा था उसमें से गुस्से भरी आवाज आई, अंडरस्को, नहीं, सिर्फ तंज को मारो, अमायरा को कुछ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह आदमी और भी तेज हंसते हुए बोला, अंडरस्को, यश, कहीं तुम्हें अमायरा से प्यार तो नहीं हो गया। पर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। इतना कहते ही वह फोन काट देता है। फिर अपनी खतरनाक नजरों से उसे प्रोजेक्टर को देखते हुए अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी कर लेता है। तभी शिप पर एक तेज धमाका हुआ। उस मिस्टीरियस आदमी ने प्रोजेक्टर पर देखा तो तंज की शिप बम से उड़ चुका था। उसके चिथड़े चिथड़े उड़ चुके थे। था कुछ तो सिर्फ आग की लपटें। ये देखकर वह और भी तेज हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष ने जैसे ही देखा उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डार्क हो गए। उसके साथ मौजूद जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे वह सभी शॉक हो गए। एक आर्मी ऑफिसर शॉक होकर बोला, अंडरस्को, सर, तंज सर ब्लास्ट हो गए, वो शिप के अंदर थे। हर्ष जल्दी से रिएक्ट करता है और उन्हें ऑर्डर देता है, अंडरस्को, जल्दी करो। वो सभी पूरी सेफ्टी के साथ पानी में कूद जाते हैं। पर ब्लास्ट इतनी तेज हुआ था कि हर जगह आग फैली थी और वहां सिर्फ काला धुआं नजर आ रहा था। हर्ष और उसकी टीम हर जगह तंज और अमायरा को ढूंढ रहे थे, पर ऐसे ब्लास्ट में किसी का बचना नामुमकिन था। फिर भी वह सभी कोशिश में लगे हुए थे। लगभग 4 घंटे बाद एक बार के अंदर कई सारे लोग डांस कर रहे थे।
वहीं पर मिस्टर मल्होत्रा किंग साइज चेयर पर बैठकर वाइन पीते हुए मजे कर रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा बहुत खुश थे। उन्होंने स्टेज पर नाचती हुई लड़की को देखकर हंसते हुए कहा, आज बहुत ही मजा आ रहा है। बस जल्दी से उस लड़के के मरने की न्यूज आ जाए, फिर मैं अमायरा को इस दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बनाऊंगा। वो लड़का ही मेरे मकसद के बीच आ रहा था। उस लड़के के मरते ही हम और भी बड़ा जश्न मनाएंगे। कितना कहते ही वह अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को अपने बगल में बैठे आदमी के वाइन के ग्लास से लड़ाते हुए खुश होकर बोले, अंडरस्को चीयर्स। वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, खासकर मिस्टर मल्होत्रा। उन्होंने गाना लगवाया, ले 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 मजा ले, जम के मजा। वो शराब पीते हुए नाचे जा रहे थे। सभी उन्हें नाचते हुए देख खुद भी नाचने लगते हैं। तभी गाना अचानक से चेंज हो गया। अब गाना बजने लगा था, मुझको राणा जी माफ करना, गलती महारे से हो गई। ये गाना चेंज होते ही मिस्टर मल्होत्रा एकदम रुक गए और डीजे वाले से गुस्से में बोले, अंडरस्को मेरा वाला गाना बजाओ बॉस। हुकुम का इक्का बॉस, और इसे चेंज करो। क्या घटिया गाना है। पर डीजे वाला गाना चलता है, अल्लाह बचाए मेरी जान की रसिया गुंडों में फंस गई। ये सुनकर मिस्टर मल्होत्रा को और गुस्सा आने लगा। पर अचानक एक तेज आवाज उन सभी के कान में पड़ी, अंडरस्को कितना अच्छा गाना है ना, सिचुएशन से एकदम मैच करता है। एक काम करो, आवाज की वॉल्यूम बढ़ाओ। इतना कहते हुए कोई अंदर आया। उस इंसान को देखते ही मिस्टर मल्होत्रा की हवा टाइट हो गई। तभी उस इंसान ने अपनी गन को देखते हुए मिस्टर मल्होत्रा को देखा, फिर आराम से सोफे पर बैठी लड़की तरफ उनका पॉइंट करके बोला, अंडरस्को कितना अच्छा गाना चल रहा है ना, कितना मजा आएगा आपको इस गाने पर नाचते हुए देखकर। पर हाँ, पैरों में घुंघरू बांधना मत भूलिएगा। इतना कहते ही वह इंसान अपने पीछे खड़े इंसान को इशारा करता है, तो वह इंसान अपने साथ लाए ढेर सारे घुंघरू को मिस्टर मल्होत्रा और उनके आसपास खड़े लोगों के ऊपर फेंक देता है। मिस्टर मल्होत्रा डरते हुए बोले, अंडरस्को तुम तो। वो इंसान हवा में फायर करते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को नाचो, गाने की धुन निकल रही है, मेरा मूड भी बिगड़ रहा है, जल्दी करो, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। तभी वह इंसान डीजे वाले की तरफ इशारा करता है, तो डीजे वाले जल्दी से नागिन नागिन वाला गाना लगा देता है। मिस्टर मल्होत्रा का सारा नशा उतर चुका था। कंटिन्यू। कहा है, तंश और अमायरा क्या दोनों बच गए या कुछ हो गया? किससे डर रहे मिस्टर मल्होत्रा? और वो मिस्टीरियस आदमी कौन है? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1HSQ761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू। 63 ऐसा मत करो। मिस्टर मल्होत्रा सामने बैठे इंसान की तरफ देखते हुए डर कर बोले, अंडरस्को पेंथर तुम यहाँ पर। अमायरा अपनी गन को देखते हुए बड़े ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर मिस्टर मल्होत्रा से सरकास्टिक टोन में बोली, अंडरस्को क्यों? क्या आप मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं है? अमायरा अपनी कातिलाना नजरों से मिस्टर मल्होत्रा को ऊपर से नीचे तक देखती है। फिर उसने बहुत ही पोलाइट होकर कहा, अंडरस्को मेरे प्यारे डैडी, देखिए कितना अच्छा गाना चल रहा है, आप डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको तो पार्टी माननी थी ना, तो मनाइए। देखिए इस जश्न के मौके पर मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, और अगर आप चाहे तो मैं आपके दामाद को भी बुला सकती हूँ। आखिरकार आप सब उसके ससुराल वाले हैं, उसका भी हक है आप सब के बारे में जानने का। तंश का जिक्र सुनकर मिस्टर मल्होत्रा अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए पूछते हैं, अंडरस्को क्या वह जिंदा है? वहां मौजूद जो भी अमायरा को जनता था, सब उससे दूरी बनाकर खड़े थे। अमायरा गुस्से में बोली, अंडरस्को मैंने कहा था उससे दूर रहिए, वार्निंग दी थी मैंने आपको, तो फिर क्यों मेरे खिलाफ जाकर आपने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा? आपको क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मिस्टर मल्होत्रा अमायरा को समझाते हुए बोले, अंडरस्को पेंथर तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लड़का आर्मी फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी उसकी फैमिली की पकड़ बहुत है। वो लड़का बहुत ही मिस्टीरियस है, क्या पता वह तुम्हारे माफिया होने का फायदा उठाएं। अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया, पर क्या पता वह तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा कर तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल रहा हो, और तुम हो कि उसके प्यार में गिरती जा रही हो। मैंने कभी भी तुम्हें प्यार करना तो नहीं सिखाया, प्यार एक धोखा होता है, जो इंसान को आसमान से सीधा फर्श पर पटक देता है। देखना एक दिन वह लड़का भी तुम्हारा फायदा उठाकर ऐसे ही तुम्हें जमीन पर पटक देगा। मैं नहीं चाहता वह दिन आए, इसलिए मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तंश के बारे में ऐसी बातें सुनकर अमायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
अमायरा मिस्टर मल्होत्रा को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। मुझे पता है वह ऐसा कभी नहीं करेगा। मिस्टर मल्होत्रा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अंडरस्को, और वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? आर्मी लोगों का काम है, होता है लोगों से खेलना। क्या तुम भूल गई केवल के साथ भी उस आर्मी वाली ने सालों पहले यही किया था। वह केवल के करीब गई सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए। जैसे ही उसे वह इंफॉर्मेशन मिली, वह उसे एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक कर चली गई। उस वक्त केवल ने भी मुझसे कहा था कि वो लड़की पिया उससे बहुत प्यार करती है। वो कभी उसे धोखा नहीं देगी। पर वो लड़की बदल गई। तुम्हारे साथ भी यही होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अमायरा के सर में अब दर्द होने लगा था। वो समझ गई थी कि मिस्टर मल्होत्रा को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वह अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अपने पॉकेट की जेब में एक हाथ डाला और कोल्ड नजरों से मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में आंखें डालकर बोली, अंडरस्को, जो भी हो आपने उस पर हमला करके अच्छा नहीं किया। सुना है आप अपने बेटे को बुला रहे हैं, ताकि वह माफिया की गद्दी को संभाल सके। इसलिए आपने मुझे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। कोशिश तो अच्छी थी आपकी, पर आप सफल नहीं हुए, क्योंकि मैं जिंदा बच गई। क्या सोचा था शिप पर बम लगा देंगे तो मैं मर जाऊंगी। मिस्टर मल्होत्रा को कुछ समझ नहीं आया कि अमायरा किस बारे में बात कर रही है। मिस्टर मल्होत्रा कंफ्यूज होकर बोले, अंडरस्को, तुम किस बॉम्ब की बात कर रही हो? मैंने सिर्फ तंज को मारने के लिए लोगों को भेजा था। मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगा, जबकि मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। मुझे तुम्हारी फिक्र है। अमायरा भी यह बात जानती थी कि यह सब मिस्टर मल्होत्रा ने नहीं करवाया था, पर एक बार वह उनसे पूछना चाहती थी। अमायरा ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को, जो भी हो, पर मेरे हस्बैंड पर गोली चलवाकर अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तो भुगतना होगा, और हाँ, मुझे कल तक पता करके बताइए कि किसने वह बम ब्लास्ट करवाया था। इतना कहते ही वह बड़े एटीट्यूड के साथ अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाती है और बाय बाय करते हुए जाने लगी। पर वह इतनी आसानी से चली गई, ये चीज मिस्टर मल्होत्रा से हजम नहीं हुई। तभी डीजे वाले ने गाना चलाया, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां भी होगा मेरा ही जलवा। अमायरा दरवाजे के पास रुक गई। तभी मिस्टर मल्होत्रा के पास किसी का फोन आया। मिस्टर मल्होत्रा ने कॉल जैसे ही रिसीव की, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर मिस्टर मल्होत्रा के होश उड़ गए। अमायरा उन्हें डेविल स्माइल करके देखती हैं, फिर चली गई। तभी मिस्टर मल्होत्रा उसकी तरफ भागते हुए चिल्लाए, अंडरस्को, पेंथर, तुमने यह अच्छा नहीं किया। मेरा पुश्तैनी घर, जो मेरे लिए बहुत कीमती था, उसे बम से उड़ा दिया। पेंथर, रुको। मगर अमायरा नहीं रुकी। वो अपनी कार में बैठी और वहां से निकल जाती है। मिस्टर मल्होत्रा बस उसकी जाती हुई कार को देखते रह गए। उन्होंने केवल को कॉल किया, पर केवल ने कॉल रिसीव नहीं किया। वही केवल मिस्टर मल्होत्रा के पुश्तैनी हवेली के पास खड़ा था, जो जल रही थी। वो अपने हाथ झाड़ते हुए बोला, अंडरस्को, क्या क्या करना पड़ता है मुझे। अब वो बुढ़ा जरूर मुझे बार बार फोन करने की कोशिश कर रहा होगा। अच्छा हुआ मैंने फोन साइलेंट पर कर दिया। और उसे किसने कहा था तंज को मरवाने के लिए। अब भुगते हुआ बोलकर वो वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष काफी वक्त तक तंज और अमायरा को वही ढूंढ रहा था। जब नहीं मिला तो वो वापस आ जाता है। इस वक्त वो जिंदल विला के स्टडी रूम में था, और उसने सब कुछ मिस्टर जिंदल को बता दिया था। मिस्टर जिंदल इस ब्लास्ट के बारे में सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे। उनके हाथ हल्के से कांप उठे, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया था। उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला, मगर उनके शब्द उनके मुंह में ही रह गए। पर किसी तरह उन्होंने हर्ष से पूछा, अंडरस्को, क्या तुमने उसे हर जगह ढूंढा? हर्ष गंभीर होकर बोला, अंडरस्को, हाँ, मेरी टीम अभी भी उन दोनों को ढूंढ रही है। मिस्टर जिंदल अपने सर को मसलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक डर उनके दिल को छूते हुए गुजर गया। वो अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोले, अंडरस्को, उन दोनों को सही सलामत लेकर आओ कैसे भी करके। मैं तंज को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये माफिया वाली बात अभी सीक्रेट ही रखो। साथ में ये भी पता करो बम ब्लास्ट किसने किया, मुझे शक है ये कोई अपना ही है। हर्ष अपना सर हाँ में दिला देता है और वहां से चला जाता है। वह जैसे ही नीचे पहुंचा, मिसेज जिंदल स्माइली को अपनी गोद में लेकर विला के अंदर आ रही थी। वह स्माइली को समझाते हुए बोली, अंडरस्को, अरे बेटा, जिद नहीं करते। आज कूल मम्मा नहीं मिली तो क्या हुआ, कल मिल जाएगी, हम कल फिर से चलेंगे, ओके। इतना कहते ही उनकी नजर हर्ष पर गई, तो उन्होंने परेशान होकर कहा, अंडरस्को, हर्ष, तुम ही स्माइली को समझाओ। यह अमायरा से मिलने की जिद कर रही है। हर्ष स्माइली को एक झटके से अपने गोद में ले लेता है और उसे डांटते हुए बोला, अंडरस्को, बेवजह की जिद मुझे पसंद नहीं।
अब रोना बंद करो, वरना मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। ये सुनते ही स्माइली रोने लगी, क्योंकि हर्ष उसे बुरी तरह से डांट रहा था। मिसेज जिदल उसे डांट कर बोली, अंडरस्को, बच्चे संभालने आते नहीं है, सिर्फ पैदा करना आता है। छोड़ो और लाओ मेरी पोती को। वह स्माइली को गोद में ले लेती हैं और उसे चुप करने लगती हैं। फिर हर्ष को गुस्से में देखते हुए चली गई। हर्ष एक गहरी सांस लेता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा और तंश पैराडाइज होटल में थे। वो वही एक स्वीट में रह रहे थे, मगर अपना नाम बदलकर। अमायरा इस वक्त बेड पर आधी लेटी हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही सीरियस था। वो बार बार मिस्टर मल्होत्रा के बोले हुए शब्द के बारे में सोच रही थी कि तंश उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ उसका फायदा उठा रहा। उसने मन में कहा, अंडरस्को, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे तंश पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगा। और कौन हो सकता है जिसने शिप पर बम लगाया था? हम वहां पर थे, ये बात किसी को नहीं पता थी। वो ये चीज सोच सोच कर थक चुकी थी। फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और घूर के अपने ऊपर लेटे इंसान को देखा। तंश अमायरा के सीने पर अपने सर को रखकर अपने एक हाथ से धीरे धीरे उसके बालों को रोल रोल कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी, मगर वो बहुत सीरियस था। लेकिन एक सेकंड के लिए उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आई थी, जो चली गई। अमायरा उसके बालों में हाथ फेरती है। फिर उसने कुछ सोचते हुए पूछा, अंडरस्को, मिस्टर लाइफलाइन, तुम्हें कैसे पता शिप में बम था? तंश अचानक अपनी आंखें खोल देता है। उसने तंश भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, क्योंकि मैं एक बददिमाग माफिया नहीं हूँ। तंश के इस तरह मजाक बनाने से अमायरा मुंह फुलाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तुम मुझे मेरे ही मुंह पर बददिमाग कह रहे हो? अमायरा की बात सुनकर तंश अपने सर को उठाकर उसकी आंखों में देखता है। अमायरा ने अपना मुंह फुलाया हुआ था, जिस कारण वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। तंश की आंखें धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरी होने लगी। साथ ही उसकी आंखों में उसके डिजायर साफ नजर आ रहे थे। अमायरा ने भी ये देख लिया था, मगर तब तक तंश अपनी उंगलियों को उसके उंगली में फंसाकर उसके हाथ को बेड में धंसा देता है। दोनों की ही धड़कनें तेज थी, मगर अमायरा की ज्यादा तेज थी, क्योंकि शिप पर जब वह लोग एक सीक्रेट जगह से पानी में निकले थे, उस वक्त काफी घबरा गई थी, क्योंकि तंश को पानी से डर लगता था। ज्यादा देर तक तंश पानी में रह भी नहीं सकता था। वह तो अच्छा हुआ केवल ने उनकी हेल्प की थी बाहर निकलने में। उस वक्त तंश को बहुत ज्यादा फीवर हो गया था। तब अमायरा की लगभग सांसें ही अटक गई थी। अमायरा ताश को अपने प्यार भरी ने नजरों से देखती है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अंडरस्को, अभी भी तुम्हें फीवर है, लेकिन तुम्हें ये सब करना है। तंश हल्का सा मुस्कुराता है। वह अमायरा पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके गालों पर फूंक मारते हुए बोला, अंडरस्को, मेरे कुछ भी करने से फीवर का कोई लेना देना नहीं है। वह अमायरा की कान को बाइट कर लेता है, जिससे अमायरा की दर्द भरी आह निकल गई और वह तंश को घूरने लगी। तंश धीरे धीरे अमायरा के शर्ट के बटन को खोल रहा था। उसकी गर्म उंगलियों ने जैसे ही अमायरा के गर्दन को टच किया, तो अमायरा की आंखें बंद हो गई। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। तंश के छूने से उसे फिर से वही एहसास कर रहा था, जब वो दोनों पहली बार एक हुए थे। फीवर के कारण तंश की टांग और भी गर्म थी, जिसे अमायरा अपने गर्दन पर महसूस करते ही कश के तंश के बालों को पकड़ लेती है। उसका बेचैन दिल और भी ज्यादा शोर मचाने लगा था। तंश अमायरा के शर्ट को हल्का सा नीचे करता है। तभी उसकी नजर उसके कंधे पर लगे बैंडेज पर पड़ी, तो वो अपने होठों को अमायरा के चोर पर रख उसे देखता है, जिसकी आंखें बंद थी। उस चोट को देखकर तंश के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। तंश के हाथ अभी भी अमायरा के शरीर पर सेडेक्टिव वे में मूव कर रहे थे। अमायरा इस एहसास को महसूस करते हुए कराह उठी। ये उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोनों जन्म में पहली बार वो तंश के साथ प्यार भरे पल को जी रही थी। उसकी आवाज तंश को पागल कर रही थी। वो जैसे ही उसे किस करने वाला था, अचानक ही अमायरा चीखते हुए उठकर बैठ गई। वह शौक थी, उसके धक्के के कारण तंश उसके बगल में लेट गया था। उसे परेशान देखकर तंश कॉल्ड वॉइस में उससे पूछता है, अंडरस्को, क्या हुआ? अमायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तंश को देखती हैं और हकलाते हुए पूछती है, अंडरस्को, ये बताओ, जब तुमने मेरे साथ वो सब किया था, तो क्या तुमने प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया था? तंश को उसका सवाल अजीब लगा। वह अमायरा के सवाल को सुनकर उसे घूरते हुए जवाब देने की बजाय सवाल करता है, अंडरस्को, और ये तुम्हें क्यों जानना है? अमायरा उसे हिलाते हुए बेसब्री से पूछती है, अंडरस्को, बताओ जल्दी से, तुमने किया था या नहीं? अमायरा को कुछ याद नहीं था, इसलिए वह तंश से पूछ रही थी। अमायरा हल्की सी घबराई हुई नजर आई।
तंश ने उसे शांत करते हुए जवाब दिया, अंडरस्कोप नहीं। उसने जैसे ही यह कहा, अमायरा के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। वह बेड पर खड़ी होकर जोर से चीखी, अंडरस्कोप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो बिल्कुल नहीं। तंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, फिर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके होठों को चूमकर कोल्ड वॉइस में पूछा, अंडरस्कोप क्या हुआ है, तुम इतनी घबरा क्यों हो? अमायरा उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, अंडरस्कोप घबराओ ना तो और क्या करूं? तुमने सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया और ना मैंने दवा खाई। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो सोचो, अगर मैंने एक साथ 4 या 5 बच्चों को जन्म दिया तो क्या होगा? मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना अभी, सब तुम्हारी गलती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो तंश के सीने पर मारने लगी। तंश उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्कोप जरूरी नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। हमने वह सब सिर्फ कुछ ही बार किया है। अमायरा अपनी भौहें ऊपर करके बोली, अंडरस्कोप क्या कहा तुमने, कुछ ही बार किया है? कौन था जिसने पूरी रात मेरा फायदा उठाया, यहाँ तक कि दिन में भी नहीं छोड़ा, और तुम कह रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगी, और अगर हो गई तो? तंश का फोन उसी वक्त बजा। तंश अमायरा को छोड़कर बेड से उठते हुए अपने फोन को उठाता है। तो अमायरा गुस्से में बोली, अंडरस्कोप जवाब दो मुझे, या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मुझे एक बार में प्रेग्नेंट कर सको? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये बात कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसके मर्द होने पर सवाल उठाए। तंश बहुत ही खतरनाक नजरों से उसे देखने लगा। उसने गलती से उसने फोन को उठा लिया, तभी दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज, अंडरस्कोप बॉस, उस बम ब्लास्ट में अमायरा मैडम के डैड का हाथ था, अभी तक सबूत के मुताबिक यही पता चला है। उद्धरण चिन्ह। पर तंश को जैसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बेड की तरफ बढ़कर बोला, अंडरस्कोप फिर तो मुझे मेरी काबिलियत को चेक करना होगा। फिर अपने आप को कंट्रोल करके गर्दन को हल्की टेढ़ी कर आगे बोला, अंडरस्कोप तो तुम मेरी ताकत देखना चाहती हो? गुड, वेरी गुड। अमायरा को लगा उसने तंश को अनजाने में भड़का दिया है। वह बेड के पीछे की तरफ जा रही थी। तंश उसकी तरफ पड़ रहा था और रूम का माहौल बहुत ही गर्म हो चुका था। पर अमायरा को तंश के गुस्से से डर नहीं लग रहा था। कंटिन्यू। क्या सच में मिस्टर रायचंद ने सब किया है? क्या अमायरा सच पता लगा पाएगी? क्या सच में तंश अमायरा से धोखा कर रहा? क्या टूट जाएगा अमायरा का दिल? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 batip 1hsq761 uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू। 64 अमायरा का दर्द। तंश इज ब्लशिंग। तंश अमायरा के करीब बढ़ रहा था और अमायरा बेड पर बैठी डेविल स्माइल करके उसे ही देख रही थी। तंश ने अपने शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे। उसने अपने घुटने को बेड पर रखा और अमायरा के दोनों तरफ अपने हाथ को रखते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर अपनी काली गहरी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगा। तंश की आंखों में बहुत गहराई थी। इतनी गहराई, इतने सारे राज उसकी आंखों में बसे हुए थे कि जिन्हें अमायरा देख तो पा रही थी, मगर वो कुछ भी जान नहीं पा रही थी। रूम का माहौल भी बहुत इंटेंस हो चुका था। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों को भी महसूस कर पा रहे थे। अमायरा हमेशा की तरह उसकी करीबी से हल्की सी नर्वस थी, क्योंकि तंश का ऑरा ही कुछ ऐसा था। दोनों दो जिस्म एक जान तो बन चुके थे, मगर अपनी फीलिंग्स और अपने प्यार को अभी तक किसी ने भी बयां नहीं किया था अपने शब्दों में। अमायरा ने अपने एक हाथ को तंश के गले में डाल दिया और अपनी आईब्रो ऊपर करके उसे देखने लगी। तो तंश उसे अपने बेहद करीब कर डोमिनेटिंग वॉइस में मगर सिडेक्टिव तरीके से कहता है, अंडरस्कोप कुछ भी करना, पर कभी भी किसी मर्द की मर्दांगी पर सवाल मत उठाना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। लास्ट वाली लाइन पर उसने ज्यादा जोर देते हुए अपने अंगूठे से अमायरा के होठों को मसला। ये करते वक्त उसका अंदाज एलिगेंट लग रहा था। अमायरा जानबूझकर अपनी एक उंगली को तंश के गालों से लेकर उसकी गर्दन तक फिराते हुए पूछती है, अंडरस्कोप और अगर सवाल उठा दिया तो क्या अंजाम होगा? यह मैं जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैं हर एक अंजाम को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, मिस्टर टीजे। तंश अमायरा की कलाई को मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा देता है और उसके गालों पर अपनी पकड़ कसते हुए डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडरस्कोप ओ तो तुम मेरे अंदर के उस टीजे को जगा रही हो जिसकी बेरहमी आज तक कोई झेल नहीं पाया। इंटरेस्टिंग। कहते हुए वह खुद का पूरा भार अमायरा के ऊपर डाल देता है। उसकी पकड़ धीरे धीरे अमायरा पर और भी ज्यादा कस रही थी, जिस कारण अमायरा को दर्द तो हो रहा था, पर वो कुछ जता नहीं रही थी। तंश की आंखें बेरहमी से भर रही थी।
उसमें उसके खतरनाक इंटेंशन नजर आ रहे थे। पर अचानक ही अमायरा को अजीब सा फील हुआ। उसे काफी वक्त से ही थोड़ा वीक फील हो रहा था और शरीर में दर्द भी हो रहा था। पर ये दर्द कुछ अलग था। तंश अपने हाथों को उसकी कमर पर रखता है और इसके पैंट के बटन को खोलने लगा। तो अचानक ही अमायरा की आंखें बड़ी हो गई और वह एकदम से तंश को धक्का देते हुए वॉशरूम में भागने लगी। मगर तंश उसकी कलाई को पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, तुम जा नहीं सकती इस तरह। अब तो बिल्कुल नहीं। अमायरा इधर उधर देखने लगी। फिर अपनी नजर चुराते हुए बोली, अंडरस्को, देखो मुझे अभी जाने दो। यह जरूरी है। पर तंश ने उसे नहीं छोड़ा। तो अमायरा के चेहरे पर हल्की टेंशन दिखने लगी। उसने इस बार तेज आवाज में कहा, अंडरस्को, तंश छोड़ो मेरा हाथ। उसके इस तरह चिल्लाने से तंश का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने अमायरा के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन देखा, तो कोल्ड वॉइस में पूछा, अंडरस्को, व्हाट? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तंश भले ही ऊपर से कोल्ड था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में फिक्र थी। अमायरा इधर उधर देखती हैं। फिर वह तंश को देखती हैं। फिर नर्वस होकर अपने मन में बोली, अंडरस्को, अब मैं इसे क्या बताऊं? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वह आ गया। पर डेट तो अभी नहीं थी। पर मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा है। ऊपर से यह मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। मैं कैसे बताऊं मुझे क्या हुआ है? इतना कहकर वह इस बार मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। मुझे जाने दो, मैं नहीं बता सकती मुझे क्या हुआ है। तंश उसे बेड पर लेटाते हुए जिद करते हुए बोला, अंडरस्को, ठीक है तो तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम मुझे कुछ बता भी नहीं सकती तो। अमायरा का मुंह गुस्से में फूल गया। वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे मुझे दर्द हो रहा है। उसके गाल हल्के से शर्म से लाल हो चुके थे। तंश ना समझी से बोला, अंडरस्को, दर्द हो रहा है, पर कहाँ दर्द हो रहा है? मुझे दिखाओ, क्या हम डॉक्टर के पास चले? मैं तनिष्क को कॉल करता हूँ। अमायरा को और भी शर्म आ रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तंश को बताने की कोशिश की। मगर फिर रुक गई। वह शर्माते हुए मन में बोली, अंडरस्को, ऐसी सिचुएशन तो पिछले जन्म में भी मेरे सामने नहीं आई थी। अब मैं इसे कैसे बताऊं? ऊपर से मुझे सैनिटरी की जरूरत है। अमायरा शर्मा रही थी इस वक्त, क्योंकि तंश एक लड़का था, भले ही वह उसका हस्बैंड क्यों ना हो। तंश उसकी गर्दन के आसपास देखने लगा और उससे पूछा, अंडरस्को, कहाँ दर्द हो रहा है? तब अमायरा को अपने पेट में और भी दर्द होने लगा। उससे अब दर्द सहन नहीं हो रहा था, तो वह एकदम से तेज आवाज से बोली, अंडरस्को, गधे कहीं के, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तंश को अभी भी समझ नहीं आया। उसने इरिटेट होकर कहा, अंडरस्को, जो कहना है साफ कहो। उसकी आंखें भी गुस्से में लाल हो गई थी। अमायरा 4 से 5 बार गहरी सांस लेती है और उठकर खुद को शांत करती है। उसने अचानक ही तंश के गालों को पकड़ा और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर तंश शॉक हो गया। अमायरा को बहुत शर्म आ रही थी। वह तंश से नजरें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वॉशरूम में भाग गई। वॉशरूम का गेट बंद होने की आवाज सुनकर तंश एकदम से अपने होश में आया। उसके कान पहली बार लाल हुए थे और उसके गले और गर्दन के हिस्से भी। शायद वो शर्मा रहा था। वह पहली बार किसी लड़की के साथ रह रहा था, इसलिए पहली बार ऐसी सिचुएशन में फंसा था। ऊपर से अमायरा ने जो कुछ भी कहा, वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। पर उसका माइंड अभी भी ब्लैंक था। उसे पता नहीं था कि अमायरा के कहने का मतलब क्या है, पर फिर भी उसके कान लाल थे। उसने अपने फोन को घूरा। फिर किसी को कॉल करके एक्सप्रेशन लेस भाव से पूछता है, अंडरस्को, जय ब्रदर, व्हाट इज मंथली प्रॉब्लम? दूसरी तरफ से जय, जो इस वक्त ड्राइव कर रहा था, वह इतनी जोर से ब्रेक लगाता है कि कार पेड़ से टकराते टकराते बची। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा और फिर हैरानी से पूछा, अंडरस्को, तुम ये क्या पूछ रहे हो? मंथली प्रॉब्लम? क्या तुम्हारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है? लेकिन मैंने सब कुछ हैंडल किया है। कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बगल में ही तनिष्क बैठा हुआ था। उसने जैसे ही यह सुना उसके कान खड़े हो गए। उसने जय के हाथ से फोन लिया और सीरियस होकर तंश से पूछा, अंडरस्को, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तंश एक नजर वॉशरूम के डोर को देखता है। फिर सपाट लहजे में बोला, अंडरस्को, वो मंथली प्रॉब्लम क्या होता है? तनिष्क को कुछ समझ नहीं आया, पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसे समझ आ रहा था। उसने कुछ सोचते हुए पूछा, अंडरस्को, थोड़ा डिटेल में बताओ। तंश शांत आवाज में उसे सब बता देता है कि अभी अभी रूम में क्या हुआ। ये सब बताते वक्त उसमें ना तो शर्म थी और ना ही हिचक। सब कुछ बताने के बाद तंश गुस्से में बोला, अंडरस्को, मुझे इसका मतलब समझाओ। यह क्या होता है?
और हाँ, अभी किसी का मत बताना कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया है। यह मैं कहाँ हूँ। उसने इतना कहा ही था कि तभी अमायरा वॉशरूम के गेट को खोलकर अपना चेहरा बाहर निकालती है। उसने आसपास देखा तो तंश उसे बेड पर बैठा दिखाई दिया, पर अमायरा यह नहीं देख पाई कि वह किसी से बात कर रहा था। अमायरा अपनी शर्म को छुपाते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल करती है। फिर तंश की पीठ को घूरते हुए अपने गले को साफ करके बोली, अंडरस्को मिस्टर लाइफलाइन, मुझे एक हेल्प चाहिए। उसकी आवाज को जय और तनिष्क ने भी सुन लिया था। तंश कंफ्यूजन में अमायरा को देखता है। उसकी नजरों को देखकर अमायरा को और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि पहली बार वह भी किसी लड़के के साथ ऐसी सिचुएशन में फंसी थी। अमायरा अपने गले को थोड़ा साफ करती है, फिर इधर उधर देखते हुए थोड़ा हिचकिचाकर बोली, अंडरस्को वो मुझे मुझे वह चाहिए। तुम मुझे एक पेज और एक पेन दे दो, मैं लिख कर दे देती हूँ, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। तंश ने ज्यादा नहीं सोचा और उसने एक छोटी सी डायरी जो वही रखी थी, उसे और पेन को उठाकर अमायरा के हाथ में पकड़ा दिया। अमायरा ने उसमें जो कुछ भी लिखा वह उसे घूरने लगा। अमायरा अब उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्को अब क्या यही खड़े रहोगे? जाओ और जाकर इसे लेकर आओ 10 मिनट के अंदर। तंश उसे बुरी तरह घूरने लगा, क्योंकि अमायरा उसे ऑर्डर दे रही थी। अमायरा बेसब्री से बोली, अंडरस्को जाओ जल्दी, कहकर वह उसके मुंह पर ही वॉशरूम का डोर बंद कर देती है। तंश फिर से उस डायरी पर लिखे नाम को पढ़ता है। वह कंफ्यूज था। वह रूम से बाहर निकल गया, पर उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना चाहिए। उसका फोन ऑन था, इसलिए वह तनिष्क को ऑर्डर देते हुए बोला, अंडरस्को मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ, उसे लेकर आओ। तनिष्क समझ चुका था कि अमायरा ने क्या मंगाया होगा। वह कॉल कट करना चाहता था, क्योंकि उसने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं खरीदा था। लेकिन उससे पहले ही तंश उसे ऑर्डर दे देता है। कॉल कट करते ही तनिष्क गुस्से में बोला, अंडरस्को क्या ये अपनी बीवी के लिए खुद नहीं जा सकता था? बेवकूफ गधा, चलो लेफ्ट साइड मॉल है, वहीं पर कार रोको। जय कार रोक देता है। दोनों ही कार से बाहर निकल आते हैं। मॉल को देखकर तनिष्क गहरी सांस लेता है। उसके माथे से हल्का पसीना निकल रहा था। जय उसे देखकर कंफ्यूज होकर पूछता है, अंडरस्को ब्रदर क्या हुआ? तनिष्क उसके सामने अपने फोन की स्क्रीन कर देता है। जय तंश के भेजे नाम को पढ़ता है, तो मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को ये सब क्या है? तनिष्क गुस्से से उसके सिर पर मारते हुए बोला, अंडरस्को अगर बायो पढ़ लेते तो थोड़ा दिमाग आ जाता। मुझे ही क्यों डॉक्टर बनना था। अब चलो अंदर। दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। एक सेल्स गर्ल उनके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछती है, अंडरस्को सर आप दोनों का क्या चाहिए? तनिष्क अपने गले को साफ करता है और इधर उधर देखता है। वह अपने सख्त नजरों को आसपास दौड़ाता है, पर उसे वह नहीं दिखता जो उसे चाहिए। वह मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए हम खुद ले लेंगे। इतना कहते हुए वह और जय दोनों आगे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर तनिष्क की नजर सैनिटरी पैड पर पड़ी, तो वह आसपास देखता है। कई सारे लोग खड़े थे, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। उसने जय को देखा और फिर एक बड़े भाई की तरह उसे ऑर्डर दिया, अंडरस्को एक काम करो तुम जाकर उसे लेकर आओ। तनिष्क उसे सैनिटरी की तरफ इशारा करता है। जय जैसे ही उधर देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जय अचानक अपनी गर्दन में हाथ डालकर इधर उधर देखने लगा। तनिष्क गुस्से में बोला, अंडरस्को तुम जा क्यों नहीं रहे हो? जय मुंह बनाते हुए जवाब देता है, अंडरस्को तो आप जाकर ले आइए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कितने सारे लोग हैं वहां पर, सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को भेज रहे थे, पर कोई नहीं जा रहा था। वह पूरे एरिया में चक्कर लगा लेते हैं, पर खरीद नहीं रहे थे, जिस कारण सब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तनिष्क एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को एक काम करते हैं दूसरे मॉल चलते हैं, हो सकता है कि वहां भीड़ कम हो। यह आइडिया जय को भी पसंद आया। दोनों दूसरे, तीसरे, चौथे मॉल के भी चक्कर लगा लेते हैं, पर सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, इसलिए खरीदने की हिम्मत उनसे नहीं हुई। तंश उन्हें बार बार कॉल करके परेशान भी कर चुका था। इस बार जब तंश का कॉल आया तो तनिष्क चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को वह तुम्हारी बीवी है, तुम खुद क्यों नहीं लेने आते? तंश गुस्से में बोला, अंडरस्को अगर तुम 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुंचे तो तुम्हारे उस बड़े से हॉस्पिटल को राख में बदलने में मैं एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें वह लेकर आना है या अपना नुकसान करवाना है। कहते ही वो कॉल कट कर देता है। तनिष्क उसे मन ही मन गालियां देता है। वही जय इधर उधर देखता है कि अचानक मॉल के पास ही उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा।
तो उसके होठों पर खतरनाक मुस्कुरा जाती है। उसने तनिष्क से कहा, अंडरस्कोप काम हो गया। इतना कहते ही वह भागते हुए गया और कुछ देर बाद एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर लाया। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, अंडरस्कोप छोड़ दो मुझे। छोड़ो, यह क्या बदतमीजी है। मैंने कहा छोड़ो। तनिष्क जब देखता है कि जय एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर लाया, तो वह शॉक होकर पूछता है, अंडरस्कोप क्या तुम किसी को किडनैप करके ले आए? जय उसे इग्नोर करता है और उस लड़की को उतारकर बड़ी ही खतरनाक तरीके से ऑर्डर देता है, अंडरस्कोप मिनी तुम्हें हमारा एक काम करना है। ये काम बहुत रिस्की है, जो सिर्फ तुम कर सकती हो, और अगर ना कहा तो तुम सोच भी नहीं सकती अंजाम कितना बुरा होगा। इतना कहकर वो मिनी की तरफ बढ़ा। मिनी को बहुत डर लग रहा था, उसके माथे से पसीना आ रहा था। उसने घबराते हुए कहा, अंडरस्कोप जय सर आप दूर रहिए, और देखिए मैं सिर्फ यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करिए। जय गुस्से में उसके हाथ को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा वॉशरूम में काफी देर तक चक्कर लगा रही थी। काफी देर बीत चुका था। वो गुस्से में रूम में आती है तो तंश रूम में नहीं दिखता। वह जैसे ही परेशान होकर अपना सिर मसल रही थी, अचानक उसका फोन बजा, जो टेबल पर रखा था। अमायरा अपने फोन को देखती हैं। उस पर डैडी नाम शो हो रहा था। ये देखकर वह खुश हो गई। अमायरा ने कॉल रिसीव करके मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्कोप डैडी। उसने इतना कहा ही था कि तभी दूसरी तरफ से मिस्टर रायचंद की सीरियस आवाज उसे सुनाई दी, अंडरस्कोप अमायरा तुम कहाँ हो? जहाँ कहीं भी हो अभी और इसी वक्त घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर रायचंद बहुत सीरियस लग रहे थे। अमायरा को पीछे से रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने सीरियस होकर पूछा, अंडरस्कोप डैडी सब कुछ ठीक तो है ना? उसने इतना सवाल किया ही था कि तभी अमायरा को दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी, जो रोते हुए कह रहा था, अंडरस्कोप मैंने कभी नहीं सोचा था अमायरा इतना नीचे गिर जाएगी कि मेरी बेटी के साथ यह सब करेगी, और अब वह छुप कर बैठी हुई है। उसने एक कंपटीशन जीतने के लिए मेरी बेटी की इज्जत को नीलाम कर दिया। ये बात सुनकर अमायरा का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। अमायरा ने फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए मिस्टर रायचंद को पुकारा, अंडरस्कोप डैडी वहां पर क्या चल रहा है? डैडी प्लीज मुझे बताइए। मिस्टर रायचंद इस पर गुस्से में बोले, अंडरस्कोप अमायरा अभी और इसी वक्त घर आओ। यह मेरा ऑर्डर है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था आलिया के साथ। इतना कहते ही मिस्टर रायचंद कॉल कट कर देते हैं। अमायरा की आईब्रो ऊपर थी और उसका चेहरा सीरियस था। उसने खुद से कहा, अंडरस्कोप यह आलिया कौन सा ड्रामा कर रही है? और डैड गुस्से में थे। अमायरा ने भले ही यह नॉर्मल तरीके से कहा था, लेकिन उसे बहुत हर्ट हो रहा था कि उसके डैड आलिया के लिए उसे डांट रहे हैं। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। रायचंद विला। अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। मिस्टर रायचंद, विशजी आलिया और मिसेज रायचंद इस वक्त हॉल में खड़े थे। आलिया रोए जा रही थी, मगर यह सब सिर्फ उसका ड्रामा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल था। विश जी ने उसे गले लगाया हुआ था। विश जी ने आलिया के बालों को सहलाते हुए मिस्टर रायचंद को देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्कोप भाई साहब देख लिया आपने? मैंने तो पहले ही कहा था अमायरा एक छोटे से शहर, नहीं शहर नहीं, उस गांव कहेंगे। उस छोटे से गांव में पली बड़ी है। उसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। बस इसलिए ही मैंने शुरू में उसके लिए एक टीचर हायर करने के लिए कहा था, जो उसे डिसिप्लिन में रखें। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपकी आंखों पर तो प्यार और बेटी नाम की पट्टी बंधी हुई थी। डॉट। आपने अमायरा को हर तरह की छूट दी, जिस कारण वह और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। उसने तो डांस कंपटीशन जीतने के लिए मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। आज ये किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं है। आपने अपनी पावर से वो वीडियो और फोटो हर जगह से डिलीट तो करवा दिया, लेकिन क्या फायदा होगा? सब तो उसे देख ही चुके हैं, और वह आपकी लाडली बेटी उस डांस परफॉर्मेंस से ही गायब है। मैंने कितना उसे कॉल किया, पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। इसका मतलब साफ है, वह इतना बड़ा कांड करके अपना मुंह छुपाकर भाग रही है, क्योंकि किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी ना उस गवार लड़की में। मिस्टर रायचंद के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। कंटिन्यू। क्या अमायरा खुद को बचा पाएगी इस नई मुसीबत और इल्जाम से? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029watip1hsq761uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL। थैंक यू 65 रॉकिंग अमायरा और थप्पड़। मिस्टर रायचंद के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे।
वही मैसेज रायचंद से ये सब सुना नहीं जा रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मिस्टर रायचंद का हाथ पकड़कर तक घबराते हुए बोली, सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। भले ही हमने उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, लेकिन उसके अंदर हमारा खून है। वह ऐसा नहीं करेगी। मिस्टर रायचंद भी घबराए हुए नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में अमायरा के लिए फिक्र थी। ये देखते ही विश जी ने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने आलिया को देखा तो आलिया जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, बड़े पापा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मुझे पता है जब से अमायरा आई है तब से मेरे लिए आपका प्यार कम हो गया है। आपने कितनी ही बार उसकी मनमानी के लिए मुझे डांटा, मैंने वह भी बर्दाश्त कर लिया। पर इस बार अमायरा ने मेरे साथ जो किया वो बहुत ज्यादा था। उसने जरूर यह सब इसलिए किया होगा क्योंकि यश मेरा पार्टनर था। मैंने उसे कई बार यश के साथ कॉलेज में देखा है। उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो यश को कितना पसंद करती है। आलिया जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी ताकि मिस्टर एंड मिसेज रायचंद अमायरा के खिलाफ हो जाए। उनकी बातों का असर कहीं ना कहीं मिस्टर रायचंद पर हो रहा था। वही मिसेज रायचंद बहुत बेचैन थी। वो गुस्से में आलिया को देखते हुए बोली, कुछ भी मत बोलो। वह ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। विश जी बीच में ही टोंट मारते हुए बोली, कितने अच्छे से जानती हो ये हम सब जानते हैं। वो लड़की कुछ वक्त पहले ही हमारे घर में आई है। तब से उसने हमारे घर को तहस नहस करके रखा है। वरना पहले हम शांति से जीते थे, लेकिन जब से वह आई है तब से ही उसने मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा है। आप खुद सोचकर देखिए, जब से वह आई है उसने क्या क्या नहीं किया। आप हमेशा आलिया के साथ अच्छा बिहेव करते थे, मगर उसके आते ही सब बदल गया। विश जी की आंखों में भी आंसू थे और साथ में आंखों में गुस्सा भी था। अल्पविराम 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 डॉट। अमायरा परेशान नहीं थी, लेकिन वो खुद को सोचने से रोक नहीं पाई कि पिछले जन्म में जब उसकी इज्जत उछली थी तब वो डिप्रेशन में चली गई थी। वो तंज था जिसने उसे संभाला और प्यार दिया था। उस वक्त अमायरा को अपनों की जरूरत थी, तब तंज उसका अपना बना था। ये कहना गलत नहीं होगा कि तंज शुरू से उसका अपना था। वो हमेशा से ही अपने कदम अमायरा की तरफ बढ़ाता था। वह अमायरा थी जो हमेशा अपने कदम पीछे लेती थी और तंज को अकेला छोड़ देती थी। तंज हमेशा उससे निराशा रहता था, पर कभी शिकायत नहीं करता। उसके खुद के परिवार ने भी उसको इतना प्यार नहीं किया था जितना तंज देता था। बस उसे जताना नहीं आता था, लेकिन इनडायरेक्टली वह अमायरा के लिए सब करता था। ये सब सोचकर अमायरा एक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें भर आई जब भी वह सोचती थी कि उसने पिछले जन्म में तंज के साथ कितना गलत किया है। उसे हमेशा पछतावा होता। अमायरा अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेती है, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, इतने अच्छे क्यों हो तुम तंज? नहीं, तुम इतने अच्छे नहीं हो। तुम बस मेरे साथ अच्छे थे, और बदले में मैंने क्या दिया तुम्हें? सिर्फ मौत, वह भी इतनी दर्दनाक। अमायरा जैसे ही आंखों को बंद करती है, एक बूंद आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं और वह अपने दिल में उठ रहे दर्द को अपने दिल में ही छुपा लेती है। तभी किसी ने डोर नॉक किया। अमायरा अपने होश में आती है, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए वह डोर खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसने अपनी हैरानी को छुपाते हुए पूछा, मिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिनी घबराहट से अपने थुक्कों को घटक लेती है, फिर अपने हाथ में पकड़े ब्लैक पॉलिथीन को अमायरा को देते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए। अमायरा उस ब्लैक पॉलिथीन को कंफ्यूज होकर देखती है। फिर उसने जैसे ही उसे खोलकर देखा तो इस बार वह अपनी हैरानी छुपा नहीं पाए और कहा, ये तुम क्यों लेकर आई हो? और तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें कैसे पता मुझे इसकी जरूरत है? मिनी अपने होठों को दबाते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसने दबी हुई आवाज में डरते हुए कहा, वो जय सर ने मुझसे कहा कि मुझे यह आपके लिए खरीदना है। अब मैं चलती हूँ, मुझे सेमेस्टर की तैयारी करनी है। कुछ दिन में एग्जाम होने वाले हैं। अमायरा उसे रोकना चाहती थी, मगर मिनी बहुत घबराई हुई थी और वह तुरंत भाग गई। उसके जाने के बाद अमायरा को कुछ याद आया, तो वह गुस्से में बोली, मैंने मिस्टर लाइफ लाइन को कहा था ये लाने के लिए, और उसने यह बात कहाँ कहाँ फैला दी। उसने जय ब्रदर को लाने के लिए कहा। ये कितना एम्बैरेसिंग है। इतना कहते ही वो अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। उसे शर्म आ रही थी कि वो कैसे जय को फेस करेगी, मगर उसे जैसे ही याद आया उसे मिस्टर रायचंद ने बुलाया है, तो वह जल्दी से वॉशरूम में चली गई। अमायरा कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आई। उसने कपड़े बदले हुए थे। वह अपना फोन लेती है और रूम से बाहर निकल जाती है। उसने तंज को कॉल किया और तंज को ढूंढा भी,
पर तंश उसे नहीं मिला, तो उसने उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया, फिर वहां से चली गई। तंश काफी देर बाद रूम में आकर देखता है तो अमायरा उससे नहीं दिखती है। ठीक उसी वक्त उसके पास किसी का कॉल आया। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसने जैसा ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर ताश के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं। वह बहुत ही सीरियस लग रहा था। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। तंश अपने कपड़े चेंज करता है और होटल से निकल जाता है। वही मिनी चुपचाप कार में बैठी थी और जय उसे उसके घर छोड़ने जा रहा था। उसने मिनी के घर के थोड़ी सी दूरी पर कार को रोकते हुए घूर के मिनी को देखा। मिनी इतनी डरी हुई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया उसका घर आ गया है। 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। जब वो कार से नहीं उतरी तो जय उसे घूरते हुए सरकास्टिक टोन में बोला, अंडरस्को, क्या मेरी कार इतनी पसंद आ गई है कि तुम उतरना तक नहीं चाहती? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मेरे रूम का बेड इससे भी ज्यादा आरामदायक है। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर मिनी शर्मिंदा हो गई। वह हकलाते हुए सॉरी कहते हुए वह कार से निकलने को हुई तो जय उसकी कलाई को पकड़ लेता है। उसकी छन मिनी के अंदर डर पैदा कर रही थी। वह अपनी डरी हुई नजरों से जय को देखती हैं। जय उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके बेहद करीब आ गया। मिनी ये देखकर थोड़ा पीछे की तरफ होते हुए बोली, अंडरस्को, आप ये क्या कर रहे हैं? जय तिरछी मुस्कुराहट के साथ पूछता है, अंडरस्को, क्या कर रहा हूँ मैं? तुम बताओ। मिनी डोर से सट गई। वह आंख बंद करते हुए घबराहट से बोली, अंडरस्को, सर, आप मेरा इस तरीके से फायदा नहीं उठा सकते। मैं उसने इतना कहा ही था कि तभी जय उसकी सीट बेल्ट को निकालते हुए एक्सप्रेशलेस भाव से बोला, अंडरस्को, और मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं जो किसी को भी अपना शरीर सौंप दे। कहते हुए वह उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर से देख रहा था जैसे किसी गंदी चीज को देखा हो। मिनी को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा और कार से उतर गई। उसके उतरते ही जय फुल स्पीड में वहां से निकल गया। मिनी बस देखती रह गई, पर उसके दिल में बहुत दर्द उठ रहा था। वह जाती हुई कार को देखकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और मन में बोली, अंडरस्को, मुझे कैसे भी करके ये शहर छोड़कर जाना होगा। सोचा था आपसे दूर रहूंगी, पर अगर आपको पता चल गया मेरे पेट में जो बच्चा है वह आपका है, तो कहीं आप मुझे एक गिरी हुई लड़की से लालची भी ना बना दे। कहीं आपको ये ना लगे कि मैं पैसों के लिए आपके साथ रात बिताई। मुझे यहाँ से जाना होगा। कहते हुए वह अपने आंखों में आंसू को पोंछती है और गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसने अपना इरादा पक्का कर लिया है। कहीं दूसरी तरफ हर्ष और मिस्टर जिंदल मिलिट्री बेस पर थे। दोनों ही इस वक्त हर्ष के केबिन में मौजूद थे। मिस्टर जिंदल जो वही रख चेयर पर बैठे थे, उन्होंने सीरियस होकर हर्ष से कहा, अंडरस्को, उसके जिंदा होने की न्यूज बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर तंश को सब पता चल गया होता तो अब तक वह हंगामा कर चुका होता, वरना जरूर उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा होगा। जो भी है पता करो। हर्ष काफी सीरियस था। वह किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। उसने शक भरी आवाज में कहा, अंडरस्को, मेरी आंखों के सामने वह शिप ब्लास्ट हुई थी। तंश और अमायरा कैसे बचे इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या उन्हें पहले से पता था ये सब होने वाला है? और अमायरा का क्या करना है? मिस्टर जिंदल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की तरह एक्ट करते हुए कहा, अंडरस्को, हम आर्मी ऑफिसर्स हैं। अगर अमायरा माफिया है तो हमें उसे अरेस्ट करना होगा और उससे पूछताछ करनी होगी। यही नियम है और हम हमारे नियम कभी नहीं बदलते। इसलिए अरेस्ट वारंट तैयार करो या फिर फोर्स लेकर जाओ। हर्ष उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, अंडरस्को, क्या आपको लगता है तंश के होते हुए ये सब हो पाएगा? वो कुछ भी करेगा लेकिन अमायरा को जेल नहीं जाने देगा। वक्त आने पर अगर उसे अमायरा को लेकर गायब ही होना पड़ा तो वह वो भी करेगा। मिस्टर जिंदल परेशान नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को, अगर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए तो ये बहुत आसान होगा। तुम्हें अमायरा के सामने ऐसे रिएक्ट करना होगा जैसे तंश ने ही तुम्हें भेजा है। उसे अरेस्ट करने के लिए तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तंश उससे कितनी नफरत करता है। मैंने नोटिस किया है अमायरा तंश से बहुत इफेक्ट होती है। शायद उसे तंश से प्यार है। माफिया वर्ल्ड को खत्म करने के लिए हम इसका फायदा उठाएंगे। अगर अमायरा को पूरा यकीन हो जाए कि तंश ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि वो उसे और माफिया वर्ल्ड को मिटा सके, तो वो धोखे के गम में डूबकर हमें डार्क वर्ल्ड के बारे में बता देगी। हर्ष हैरान था मिस्टर जिंदल के प्लान को सुनकर। वह अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? मेरा जमीर मुझे कभी इसके लिए इजाजत नहीं देगा। मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, अंडरस्को, एक आर्मी ऑफिसर अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है।
मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल, यह मेरा ऑर्डर है, तुम्हें अमायरा को इमोशनली तोड़ना है और उससे माफिया के बेस का पता लगाना है। इतना ऑर्डर देते ही मिस्टर जिंदल चले गए। वहीं हर्ष सैल्यूट करते हुए बोला, अंडरस्को, ये सर। उनके जाने के बाद हर्ष परेशान नजर आने लगा। वह चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने सर को मसलने लगता है। पता नहीं क्यों उसका दिल उसे ये सब करने से रोक रहा था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। वही अमायरा अब तक रायचंद मेंशन पहुंच चुकी थी। वह विला के बाहर खड़ी थी। उसने विला को घूरते हुए खुद से कहा, अंडरस्को, पता नहीं अंदर क्या ड्रामा चल रहा होगा, पर थोड़ी बहुत एक्टिंग तो मुझे भी आती है। इतना कहते ही वह खुद को अच्छे से तैयार करती हैं। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ अंदर ऐसे आने लगी जैसे उसे पता ही ना हो अंदर क्या चल रहा है। अंदर पहुंचते ही अमायरा खुश होकर मिस्टर रायचंद को देखकर बोली, अंडरस्को, डैडी। वो मिस्टर रायचंद के पास पहुंचती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ अमायरा के गालों पर पड़ा। अमायरा का गाल हल्का सा टेढ़ा हो गया। ये थप्पड़ काफी तेज था, जिस कारण उसके गोरे गाल पर उंगलियों का निशान दिखने लगे। बाहर खड़े गार्ड भी इस थप्पड़ की आवाज सुन पा रहे थे। अमायरा अपने गाल पर हाथ रख लेती है। हालांकि ये दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी उसने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे उसे बहुत दर्द हो। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए। अमायरा सामने सर उठाकर देखती है तो विश गुस्से में खड़ी थी। अमायरा ने हैरानी और अविश्वास से कहा, अंडरस्को, आंटी, आपने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन क्यों? आपने कहा था मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतना कहते ही अमायरा अपने आंसू को पोंछकर अपने सर को नीचे कर लेती है। वह बहुत कमजोर नजर आ रही थी, पर अमायरा अपना सिर नीचे करके मुस्कुरा रही थी। विश अमायरा को उंगली दिखाकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, बंद करो अपना यह अच्छा बनने का ड्रामा। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। अमायरा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम बस एक गवार हो, एक गंदी नाली का कीड़ा, जिसे मर जाना चाहिए। अरे तुम तभी क्यों नहीं मर गई जब तुम उस जंगल में थी? क्यों यहाँ पर हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने आई हो? तुमने आते ही मेरा और मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया। लेकिन डांस कंपटीशन के दिन तो तुमने हद कर दी। तुमने उसके कपड़ों को खराब कर दिए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है उस पर क्या बीत रही है? उसकी तस्वीर हर जगह फैल चुकी है। अमायरा अभी भी अपने एक गाल पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसने कंफ्यूज होकर विश को देखा और मिस्टर रायचंद से पूछा, अंडरस्को, डैडी, ये आंटी किस बारे में बात कर रही हैं? और यह क्या बोले जा रही है कि मैंने ये सब किया? मिस्टर रायचंद ने नहीं सोचा था विश अमायरा को थप्पड़ मार देगी। वो गुस्से में लग रहे थे। विश फिर से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को, देखो, ये भोला बनाना बंद करो। आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलकर रहेगी। अमायरा ने गुस्से में विश को देखा और फिर उन्हें इग्नोर करते हुए अपनी मॉम से बोली, अंडरस्को, मॉम, क्या आप भी कुछ नहीं कहेंगी? यह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मिसेज रायचंद अमायरा के गालों पर जब उंगलियों के निशान देखती हैं, तो उनका दिल बैठ जाता है। वह अमायरा के पास जाकर उसके गालों को सहलाकर प्यार से पूछती है, अंडरस्को, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अमायरा अपना सर हाँ में हिला देती है। तुम मिसेज रायचंद अमायरा की गालों को सहलाते हुए नाराजगी से मिस्टर रायचंद को देखते हुए बोली, अंडरस्को, आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? ये हमारी बेटी पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं और आप चुप खड़े हैं। कितनी जोर से मार दिया है, कितना दर्द हो रहा होगा। उनसे अमायरा के गालों के निशान देखे नहीं जा रहे थे। मिसेज रायचंद को अमायरा के लिए बहुत दर्द हो रहा था। मिसेज रायचंद विश की तरफ देखती है। उन्होंने विश को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, विश, तुम कब से इल्जाम लगाए जा रही हो? लेकिन क्या तुम्हारे पास सबूत है कि यह सब अमायरा ने किया है? और तुम क्यों बार बार मेरी बेटी को गवार कहते रहती हो? भूलो मत, वह इस खानदान की बेटी है। अगर अमायरा बचपन में खो गई थी, इसका मतलब यह नहीं कि वह गवार है। अगर वह एक गांव में पली बड़ी है, तो क्या मैं मेरी बेटी को छोड़ दूं? अगर ऐसा है, तो तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं छोड़ देती हो? तुमने उसे तब क्यों नहीं डांटा, जब वो कॉलेज में अमायरा के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रही थी? और वह सबको ये बताकर क्या जाहिर करना चाहती थी कि अमायरा एक गांव से आई है? इसका तो साफ मतलब है वह अमायरा को नीचा दिखा रही थी। विश की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। तभी आलिया, जो रो रही थी, वह अपने आंसू पोंछते हुए मिसेज रायचंद का हाथ पकड़कर बोली, अंडरस्को, बड़ी माँ, आप ये क्या बोल रही है? मैंने हमेशा अमायरा का अच्छा चाहा है। अमायरा मेरी बहन है। मैं लोगों को उसके बारे में इसलिए बताती थी ताकि सभी उसकी हेल्प कर पाए,
ताकि सभी को पता रहे कि अमायरा गांव से आई है, तो वो हर चीज में अमायरा की हेल्प कर सके और कोई भी उसे जज ना करे। इससे ज्यादा मेरा और कोई इरादा नहीं था, प्लीज मुझे समझिए। वो मिसेज रायचंद के हाथ को कस के पकड़कर उन्हें देखने लगती है। वह बहुत ही कमजोर लग रही थी, उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा भी पीला नजर आ रहा था। मगर मिसेज रायचंद अपने कदम पीछे लेकर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती हैं। आलिया शॉक होकर अपने हाथ को देखती हैं, जो हवा में थे, फिर अमायरा को, जो हल्का मुस्कुरा रही थी। कंटिन्यू। क्या आलिया अपने मकसद में कामयाब होगी? तंज के पास किसका कॉल आया है? क्या मिस्टर जिंदल अमायरा को तंज से अलग कर पाएंगे? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/00298f1hsq761uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टोरीज ऑन यूसी ऑफिशियल स्टोरीज।